अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज एक बार फिर मुल्क की सियासत भी गर्म है, मईशत भी दबाव में है और इक़्तिदार के ऐवानों में कुछ ऐसा पकड़ा है जिसकी भाप अब आवाम तक पहुँचना शुरू हो गई है। एक तरफ IMF की नई शराइत, पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तजवीज़, नेट टैक्सेस की तैयारी और दूसरी जानिब 28वीं आईनी तरमीम पर सियासी हलचल। सवाल यह है कि क्या हुकूमत वाकई कन्फ्यूज़ है या पसे पर्दा कोई बड़ी डील तैयार हो रही है। उधर मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान बढ़ते राब्ते नई सियासी सफबंदी का इशारा दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो वाजे कह रहे हैं कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। आखिर हुकूमत किसको साथ लेकर चलना चाहती है और किसको मनाने की कोशिश हो रही है। और अब इत्तेहादी सियासत भी अचानक मरकज़े निगाह बन चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM के वफ़द की अहम मुलाकात हुई। बजट तजावीज़ भी सामने आई, कराची के तरक्याती मंसूबों पर भी बात हुई और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बजट मुलाकात थी या हुकूमत अपने इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए नई यकीन दहानियाँ दे रही है। MKM हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी या बजट से पहले अपनी शराइत मनवाएगी। और बात सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं है नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में भी सियासत ने नया रुख जो है वो अख्तियार कर लिया है। फैसल करीम कुंडी और सुहेल आफरीदी एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं। गंदम, गैस और सूबाई हुकूक पर विफाक के खिलाफ मुश्तरका आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो क्या वाकई सूबे के साथ ज्यादती हो रही है या फिर महरूमी कार्ड के पीछे सियासत छुपी है। विफाक कहता है खरबों रुपए दिए, KP हुकूमत कहती है हक नहीं मिला। अवाम पूछ रहे हैं कि आखिर सच क्या है, पैसा कहाँ गया और क्या मुल्क एक नई आईनी, सियासी और मुआशी जंग की तरफ बढ़ रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें मेरे बहुत ही मोहतरम मेहमान PTI से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है अली मोहम्मद खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। आपको वेलकम कहेंगे शो में। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी जमात जो है मुसलसल ये मौक़िफ़ देती है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है विफाक इम्तियाजी सलूक कर रहा है, फ़ंड्स रोके जा रहे हैं, वसाइल नहीं दिए जा रहे, लेकिन जो विफाकी अदाद शुमार हैं वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तो सर सवाल सीधा से ये है कि सूबों को जो खरबों रुपए मिले हैं, तो फिर अवाम आज भी आटा, गैस और रोज़गार और अमन के लिए क्यों तरस रहे हैं। आखिर जो जवाबदेही है वो किसकी बनती है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे जवाबदेह हैं। मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ वफाक जवाबदेह है, नहीं, हम भी जवाबदेह हैं, लेकिन जवाबदेही का जो पैरामीटर है वो डिफरेंट होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ये सवाल जरूर हो सकता है कि आपके पास जो फंड आए क्या वो आपने पूरे लगाए या आप सरप्लस बजट दे रहे हैं, या आपने अपना जितना हिस्सा पैसा आपको मिला था, NFC से मिला था, वफाक से मिला था, इस माली साल में आपने कितने स्कूल बनाए, आपने कितनी रोडें बनाई, आपने कितने हॉस्पिटल्स इन्वेस्ट किया। ठीक हो गया। उसके साथ साथ गवर्नर साहब की जो सीट होती है, बेसिकली गवर्नर जो है वो सूबे में फेडरेशन का नुमाइंदा होता है। उन पे ये सवाल जरूर हो सकता है कि फेडरेशन की जो जिम्मेदारी थी सूबे के लिए, उसके पूरे होने में अगर कोई कोताही थी तो ही बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव है वफाक से, वो ये है कि आमतौर पे आपने भी देखा होगा कि जो सूबाई हुकूमत होती है वो गिला करती है, गवर्नर वफाक को डिफेंड करता है। यहाँ बिल्कुल कहानी उलट है कि यहाँ गवर्नर जो वफाक का नुमाइंदा है, जो पीपल्स पार्टी का, जिसकी सिंध में और बलूचिस्तान में हुकूमत ही ना सिर्फ है बल्कि मरकज में उनका सदर बैठा है, हुकूमत के साथ हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, उनका गवर्नर वजीर आला के साथ एक पेज पे डिमांड कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत को उनका हक नहीं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन मैं इसको कहूंगा। अगर आप इसको अहाता कर पा रही हैं, जो मैं आपके सामने नक्शा रख रहा हूँ कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं, वजीर आला एक और बात करता है, गवर्नर एक और। अब दोनों अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि वफाक पख्तूनख्वा को अपना पूरा हिस्सा दे, मैं मियाँ साहब से तवक्को रखता हूँ, शहबाज साहब से, कि वो इस चीज को सीरियस लें और उसको मखासमत के पैमाने पे ना लें कि उनके एलाई गवर्नर, उनके साथी जो उनके साथ हुकूमत में है, जरदारी साहब की मर्जी के बगैर तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मोहतरम कुंडी साहब ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको सियासत ना लें, शहबाज साहब इसको सीरियस लें।
अब ऑब्वियसली अली मोहम्मद खान साहब बड़ा खुश आइंद है और देखने में भी बड़ा अच्छा लगा कि बिलाखिर मतलब अगर हम पिछले 79 सालों की अगर हम बात करें तो पहली बार हमने देखा कि सूबाई हुकूमत और अपोजिशन और गवर्नर जो है वो सूबाई हुकूक की बात कर रहे हैं, लोगों के हक की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सूबे के अवाम को मजीद तंग किया गया तो लोग कोई फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से इस तरह के बयानात जो हैं वो विफाक और रियासती ढांचे के लिए खतरा हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, या फिर वाकई मामलात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि वो इस तरह के अब नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं? हम पाकिस्तान बनाने वाले लोग हैं। आप अपने जिस भाई से बात कर रही हैं, मैं उस आदमी का पोता हूं जिसने मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ मिलके बतौर उनके कारकुन के पाकिस्तान बनाया। ठीक। हम उन लोगों की औलादे हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया है। जब तक हम जिंदा हैं पाकिस्तान की फेडरेशन कोई खतरा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अपनी डिमांड कर रहा है, कोई अपना हक मांग रहा है तो फेडरेशन के मुल्क के खिलाफ है, वो अपने अवाम की बात कर रहा है। मैं समझता हूँ इसको शहबाज शरीफ साहब 5 मिनट का मसला है, वो एक कॉल करें वजीर आला साहब को और वजीर आला और अपने एलाई उनके साथी गवर्नर साहब को 5 मिनट एक कप चाय पे इस्लामाबाद बुलाएं, उनके साथ बैठें और डिस्कस करें कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। देखिए एक इशू बहुत सीरियस आ रहा है, उस पे मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा को भी उसका नोटिस लेना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मरियम साहिबा चाहेंगी कि पंजाब या पख्तूनख्वा में कोई मुखासमत हो। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन अवाम हम सबकी साझी है। तो जो पंजाब से गंदम का तरसील का एक इशू आ रहा है, अगर वो सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब कहते तो लोग कह सकते थे कि भाई पॉलिटिक्स कर रहा है, खिलाफ जमात है इसलिए। लेकिन अगर गवर्नर साहब भी वो बात कर रहे हैं जो कि उनके साथी हैं, मतलब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, क्या वो मियां साहब की मर्जी के बगैर बैठे हैं? तो मरियम बीबी को ये सोचना चाहिए कि उनका अपना पीपल्स पार्टी का हलीफ जमात का गवर्नर भी अगर ये कह रहा है कि पख्तूनख्वा में मसले हैं पंजाब से गंदम के या मरकज से फंड्स के, तो मरियम साहिबा को पंजाब की हद तक और मियां साहब को, शहबाज साहब को मुल्क की हद तक, और ये वो चीजें हैं जो अवाम के मसाइल हैं। अब अगर फर्ज करें, मैं एक बात करता हूं जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, हमारी तरफ से कुछ ना समझ ये कहते हैं कि अगर हमें गंदम नहीं मिली तो हम बिजली रोक देंगे, फलाना कर देंगे। नो, ये भी गलत बात है। ये मुल्क हमारा मुल्क है। पंजाब को आप वजह फरमा रहे हैं, कतई कलामी की माज़रत चाहूंगी अली मोहम्मद खान साहब, आप बिल्कुल ठीक बात करें। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, आप लोग कहते हैं कि आर्टिकल 158 के तहत जो है गैस पैदा करने वाले सूबे को पहला हक हासिल है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कभी संजीदगी से इस मामले पर आईनी या कानूनी जंग लड़ी है, या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जलसों तक ही एहतजाज महदूद रखा गया है आप लोगों की जानिब से? बड़ा वैलिड सवाल है। मेरे ख्याल में जितनी मेरी मालूमात हैं, एग्जैक्ट मालूमात तो सुहेल को या उनके जो वजीर खजाना हैं उन लोगों को होंगी, लेकिन जितनी मेरी मालूमात हैं वो अपनी कोशिश करते हैं। वफाक के साथ जब यहाँ बैठते हैं, उनसे पहले अली अमीन भी कोशिश करते थे, लेकिन इस पे मजीद कोशिशें होनी चाहिए। ये कहना कि क्या बात ही नहीं होती, बात ही तो हो रही है, जिससे ये इतना बड़ा एक हवा खड़ा हो गया है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आप देख रहे हैं कि वजीर आला और गवर्नर अपने सूबे के अवाम के हकूक के लिए एक पेज पे हैं। ये अच्छी बात नहीं। This is also positive development. Definitely, that's why I said कि ये बड़ी खुशाइन बात है और पहली दफा 79 सालों में हमने पहली दफा देखा है, तो it's really appreciable. देखिए, मैं यहाँ कुछ हमारे ऐसे बुजुर्ग सियासतदान गुजरे हैं जो लोगों ने कुछ ने अपनी अपनी जमातों के लिए वो ओन कर लिया कि हमारे ही हैं। तो मैं कहूंगा कि जिस तरह मिसाल के तौर पे बादशाह खान होते थे, अवामी नेशनल पार्टी के हेड थे, अब आजकल एएनपी उनको ओन करती है, पख्तूनों के एक बड़े रहनुमा थे, हम सब उनके रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक मशहूर बात करते थे, वो बड़ी अच्छी बात होती थी। वो कहते थे कि खिदमत में इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ तो गर्जी से पैदा होता है। तो खुद गर्जी छोड़ें और अपने सूबे की बात करें। मिसाल के तौर पे अब बलोचिस्तान है, वहाँ हमारे एलआई थे, सरफराज बुख्ती अपना भाई है, हमारे साथ हुकूमत में शामिल थी उनकी जमात, और सरफराज बुख्ती हमेशा इमरान खान साहब को यहाँ सपोर्ट करते थे। अब वो बलूचिस्तान में पीपल पार्टी से वजीर आला हैं। अब अगर वहाँ कोई इशू होता है, जाहिर है वहाँ गवर्नर जो है वो वफाक का नुमाइंदा है, तो बलूचिस्तान के किसी इशू पे अगर सरफराज बुख्ती साहब या मोहतरम गवर्नर बलूचिस्तान एक पेज पे आते हैं, ये तो बलूचिस्तान के अवाम के लिए खुशी की बात है कि अब यहाँ सियासत नहीं हो रही, अब यहाँ खिदमत की बात हो रही है। तो सेम गोज़ फॉर खैबर पख्तूनख्वा। मैं यहाँ क्रेडिट दूंगा
सुहेल अफरीदी को कि वो गवर्नर साहब को थोड़ी सी स्पेस उन्होंने दी है जिसमें वो वर्क कर रहे हैं, और उसमें जो है आप ये चीजें देख रहे हैं कि मीटिंग्स हो रही हैं, गंदम पे बात हो रही है, सूबे के हकूक पे बात हो रही है। मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब वक्त है, बजट की आमद है। मियाँ साहब जो हैं वो गवर्नर साहब को और वजीर आला साहब को यहाँ बुलाएं और कुछ इश्यूज पे जरा भाइयों की तरह बैठ के कहेंगे ये पख्तून, आखिरी बात ये, इस पे मुझे आप जरूर सपोर्ट करेंगी कि पख्तून इस वक्त पख्तूनख्वा में पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं। अभी आज एक ड्रोन अटैक में बच्चे फौत हुए हैं, बच्चा फौत हुआ एक, और वहां पुलिस शहादत खबर पख्तूनख्वा की जो है वो दे रही है। मैं तो सजेस्ट करूंगा मोहसिन नकवी साहब को और वज़ीर आज़म साहब को कि अगर वहां शहादतें होती हैं वो खुद आए पख्तूनख्वा और वज़ीर आला साहब को साथ लेके जाएं, और शहीदों के पास वज़ीर आज़म और वज़ीर आला अगर जाएंगे, ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा शहीदों की फैमिलीज को कि देखो सियासी इख्तिलाफ इंतहा पे है, लेकिन शहीद की बात आई, पाकिस्तान की बात आई तो देखो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मेरे घर पे आया है। और इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दहशतगर्दों को जाएगा कि आपस में इख्तिलाफ लाख सही, लेकिन जब बात पाकिस्तान की हो, जब बात शहीदों की हो, तो फिर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला एक पेज पे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और चलें, अली मोहम्मद खान साहब देर आए दुरुस्त आए। आपने कहा कि ऑब्वियसली सुहेल अफरीदी साहब ने थोड़ा सा एज दिया गवर्नर साहब को, क्योंकि हमने तो देखा कि जब से जो है सुहेल अफरीदी साहब आए और वज़ीर आला बने तो उस वक्त से तो वो इश्क़ इमरान में थे, और वो सारा उनका जो फोकस था वो इसी बात पे था कि जी वो अडियाला जेल जाना है और उनसे मुलाकात करनी है। अवाम को थोड़ा सा इग्नोर किया था, लेकिन चले अच्छी बात है, अब आप लोग अवाम की बात कर रहे हैं। सर सवाल साहब ले लें, सर सवाल साहब ले लें सर, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी मेरी तरफ से अमेंडमेंट ले लें। जी जी, सुहेल आज भी इश्क़ इमरान में है और इश्क़ अवाम ही इश्क़ इमरान है। आगे चले। नहीं बिल्कुल इश्क़ इमरान रखें, लेकिन सर थोड़ा सा सूबे के जो मैटर्स हैं उसमें अब जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो पहले हो जानी चाहिए। तो चले, बहरहाल कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो वो उसे भूला नहीं कहते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहूंगा कि भूला नहीं है, उसको दो फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। उसको एक ऐसे सूबे का ख्याल देखें, सुन लेना, उसको एक ऐसे सूबा उसको मिला है जहां रोज शहादतें हो रही हैं, 250-300 हमले शायद हो चुके हैं पिछले 3-4 महीनों में, वहां पुलिस शहीद हो रही है, उलमा बड़े बड़े शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ उस पर प्रेशर है सुहेल पे इमरान खान साहब की रिहाई का। लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर इस वक्त वज़ीर आला पख्तूनख्वा की तरफ देख रहे हैं जिस तरह वो गंडापुर की तरफ देखते थे। इस वजह से मैं ये समझता हूं कि वो कम एज में ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो सुबह का भूला वाला लफ्ज़ जो है उस पर मैं एग्री नहीं करता। चले ठीक है। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, एक तरफ आप लोग जो हैं विफाक पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी कबाली इजला के जो फंड्स हैं वो रोके गए, तो दूसरी तरफ अपोजिशन कहती है कि जो अरबों रुपए कबाली इजला के लिए आए उनका आज तक हिसाब नहीं दिया गया। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि कबाली इजला के जो तमाम फंड्स का जो थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए, ताकि सर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? तहरीक इंसाफ तो अकाउंटेबिलिटी और ऑनेस्टी पे ही बनी है, तो मैं तो इस बात को वेलकम करता हूँ। यस बिल्कुल, अगर उन्होंने कोई थर्ड पार्टी ऑडिट करना है इंडिपेंडेंट सोर्सेज से बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं फिर एक तवक्को और करूंगा। मैं बतौर तहरीक इंसाफ के एक मेंबर कौमी असम्बली के मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि अगर आज की पख्तूनख्वा की अपोजिशन हमारा फाइनेंशियल एहतसाब चाहती है, बिल्कुल आप करें और हमें हमारी सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन क्या वही अपोजिशन जो हमसे एक्स फाटा यानी ट्राइबल एरियाज में एहतसाब मांग रही है, क्या वो अपोजिशन मेरी इस तजवीज को सपोर्ट करो कि मेगा प्रोजेक्ट्स वो उनकी लॉन्चिंग होती है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो, और साथ साथ जो 12 अरब का जहाज आया है क्या इस पे मेरे साथ इस पे वो एग्री करेंगे कि एक गरीब मुल्क जहां रक्षा ड्राइवर इस वक्त खुशियां करने पे मजबूर हैं और पेट्रोल आपका 450 से आगे बढ़ चुका है, क्या ऐसे मुल्क में 12 अरब का जहाज एक इतनी शाखर्ची की जरूरत थी? अगर वो एहतसाब के हक में है, मुझे यकीन है खैबर पख्तूनख्वा की जो अपोजिशन है वो मेरी इस तजवीज की हिमायत करेगी कि अगर आप एहतसाब चाहते हैं तो एहतसाब फिर सिर्फ पख्तूनख्वा में ना मांगे, एहतसाब फिर पंजाब में भी मांगे और एहतसाब फिर मरकज में भी मांगे। ठीक। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आप लोग क्या समझते हैं कि 28वीं तरमीम आनी चाहिए, केपी में मजीद सूबे बनने चाहिए, और जो केपी के कुछ इलाके हैं वो आप समझते हैं कि क्या वो विफाक की टेरिटरी में आ सकते हैं? ये एक बड़े अरसे से इस पर गुफ्तगू होती रही है। पख्तूनख्वा में सूबा हज़ारा की बात, या पंजाब में जनूबी पंजाब की बात, या बलूचिस्तान को या सिंध को कुछ इंतजामी यूनिट्स में डिवाइड करने की बात। देखें, एक जो
हरफ आखिर है जिसमें चेंज नहीं हो सकती, वो पाकिस्तान का नक्शा है। बाकी तो सूबे ऐसी चीजें हैं जो इंसान के बनाए हुए खदोखाल हैं, उसमें अपने अवाम के मफाद के लिए आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो करेगा कौन, ये सवाल है। $1 बिलियन क्वेश्चन है, क्या इस मौजूदा असेंबली को फॉर्म 47 को इस्तेकाक है, या इमरान खान साहब जैसे पॉपुलर लीडर को और इतनी बड़ी जमात को दीवार से लगा के आप रात के अंधेरे में कोई तरमीम करना चाहते हैं, फिर हम उसके साथ नहीं है। हाँ, अगर आप कोई तरमीम चाहते हैं, आप पहले इमरान खान साहब को एंगेज करें, उनको रिलीफ दें, उनकी रिहाई और अस्पताल तक रसाई उसको यकीनी बनाएं, और अपोजिशन को के सामने ये चीजें रखें। अगर 28वीं तरमीम वाकई कोई है तो उनके सामने रखें, और उसको 26वीं 27वीं की तरह रात के 3 बजे पास ना करें। आईनी तरमीम है, इन पे हफ्तों डिबेट होती है। तो अगर मुल्क के मफाद में कोई कानून साजी है, आप उस पर हमें एग्री करें, हमारा भी मुल्क है, हम उस पर एग्री करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले उस पर थॉरो डिबेट हो, और उससे पहले इमरान खान साहब को रिलीफ दें, उनको कम से कम इस जुल्म सजाब से तो निकालें। एक तरफ आपने हमारे लीडर के साथ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोज आप हमारे पास आ जाते हैं, जनाब फलाना है आज हमें सपोर्ट करें, फलाना है आज हमें सपोर्ट करें। पाक भारत जंग में सपोर्ट किया, एहसान नहीं किया, अपना फर्ज अदा किया। ईरान वाले मामले पे सपोर्ट किया, अभी चाइना वाले हमने सपोर्ट किया, लेकिन हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो स्पेस दे रहे हैं। आप 1 इंच स्पेस इमरान खान को नहीं दे रहे, ये ज्यादती है। तो ऐसे माहौल में हमसे ये तवक्को करना कि 28वीं तरमीम पे हम आपको बड़ी सपोर्ट दे देंगे, फिलहाल मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। अच्छा ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब शॉर्ट लिस्ट बता दीजिएगा क्योंकि सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। सर, सोहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि कल यानी जुम्मे की नमाज के बाद अपने अपने इजला में अपने अपने इलाकों में एहतजाज की कॉल दी उन्होंने। क्या लाए अमल है पार्टी का, क्या करने जा रहे हैं आप लोग, शॉर्टली बता दीजिएगा। अवाम के साथ तहरीक इंसाफ खड़ी है, तहरीक इंसाफ अवाम में से है, इमरान खान साहब अवाम में से है, बहुत साथी लीडर है। इस वक्त अवाम पे जुल्म किया गया है, पेट्रोल बम मारा गया है, महंगाई का सैलाब है, अवाम का जीना दोबारा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, ये पेट्रोल की बेइंतहा एक्सेसिव प्राइसेस के खिलाफ, ये पेट्रोल बम के खिलाफ, और जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं इसके खिलाफ कल पूरे पख्तूनख्वा में हर जिले में हर तहसील में एहतजाज होगा। हर कोई अपनी बसात के मुताबिक करेगा। कुछ जगहों पे शायद कम हो जहां लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि लोगों की जिंदगियों को भी रिस्क हम नहीं डालना चाहते। लेकिन मेन लैंड खैबर पख्तूनख्वा में, स्वात में, मर्दान, स्वाबी, पेशावर, मालाकंड, इन सारी एरियाज में, साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, हजारा, यहाँ पे जगह जगह इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज होगा महंगाई के खिलाफ। ठीक है, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इन माय प्रोग्राम अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मजीद सेगमेंट के हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब कुछ सियासी मैदान से भी गुफ्तगू बात कर लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नजमी साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। वेलकम कहेंगे आपको शो में। और आपसे कुछ ही देर में हमें MKM पाकिस्तान से मेंबर नेशनल असम्बली हैं हसन साबिर साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। नजमी आलम साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो एक तरफ हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, आप लोग, आपकी जमात इत्तेहादी भी है, और दूसरी तरफ सख्त मौक़िफ़ भी दे रहे हैं आप लोग। तो कि ज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि हमारी इजाज़त के बगैर तरमीम नहीं होगी। और तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को दबाव में ला रही है या ख़ुद निकलने का कोई रास्ता बना रही है? क्योंकि ज़राए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, क्या कहेंगे सर? आई डोंट नो आपको कौन सा घेरा नजर आ रहा है। ना तो हम हुकूमत को कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना हुकूमत छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं कि भाई आप कोई भी आईनी तरमीम लाते हैं, आपने 26-27 लाए, हमने उसको सपोर्ट किया, आप उसको लेके आए ऑन द फ्लोर, लेके आए और बात करें, उस पर हम भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे। अगर हम कोई बाउंड नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने जो कह दिया हम यस कहेंगे, लेकिन हमारी और उनकी तो बहुत फर्क है। ठीक है, हमने उनको मुल्क के मफाद में उनकी हुकूमत को सहारा दिया ताकि मुल्क में हुकूमत बन सके और हुकूमत चल सके, वरना अगर हम भी खान साहब की तरह अलग होके बैठ जाते तो मुल्क में हुकूमत तो नहीं बनती, मुल्क के कैओस का शिकार हो जाता। हमने तो मुल्क की मफाद में उनको सपोर्ट किया। और अभी भी 28वीं तरमीम अगर आएगी, अभी तक वो आई नहीं है, सिर्फ टॉक शो में आ रही है। वो जब वो सामने आएगी उसको हम देखेंगे, अगर हम समझे।
सर जहां मतलब कहते देखेंगे कि अगर हैं आग जहां लगती है धुआं भी वहीं से उठता है। सर बातें तो हो रही है ना, उसकी जो बाज़गश्त है वो बातें सुनाई तो होती दे रहे, रही है। लेकिन जब आईनी तरमीम 28वीं तरमीम आएगी, तरमीम आना कोई बुरी बात नहीं है। 28 किया, इसके बाद और भी आएंगी। आइन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसमें चीजें वक्त के साथ बदल नहीं सकते, बदलती रहती हैं। जब आएगी 28वीं तरमीम हम देखेंगे, अगर उसमें हम समझेंगे कि हमारे पार्टी मंशूर के मुताबिक जो हमारा पार्टी का स्टांस है कि सूबाई खुद मुख्तारी ये मिलनी चाहिए, जो हमने उस वक्त 18th अमेंडमेंट में दी पाकिस्तान में पहली दफा, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचने वाली बात हुई तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन नजमान साहब, नासिर हुसैन शाह साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अगर 28वीं तरमीम आती है तो ये पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर स्टांस है कि सूबे तो सिंध में नहीं बनने देंगे हम। बिल्कुल नहीं बनने देंगे हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पर देखिए, उसका सूबे बनाने का एक तरीका है। कोई नेशनल असेंबली नहीं बना सकती जब तक उस सूबे की सूबाई असेंबली 2/3 से उसको पास ना करे। तो वो आइन के हट के कोई फैसला काम होगा तो पीपल्स पार्टी तो कभी उसको में शामिल नहीं होगी। कि आप सूबे से इजाजत के बगैर इस्लामाबाद में बैठ के सूबे बनाने लगे तो ये तो अनएक्सेप्टेबल होगा। जिस सूबे ने नहीं, अगर आप लोग से मुशावरत की जाएगी तो आप लोग फिर अग्री होंगे? अगर आप लोग से मुशावरत की जाए, हम तैयार नहीं है। हम समझते हैं कि सिंध की तकसीम का कोई जवाब नहीं है, हम इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक, पॉइंट टेकन। हमें हसन साबिर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। हसन साबिर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आपको वेलकम कहेंगे शो में। हसन साहब, खालिद महबूब सिद्दीकी साहब की क़यादत में कल वज़ीर आज़म से जो है आप लोगों की मुलाकात हुई है, बजट तजावीज़ दी गई हैं, कराची मंसूबे पर भी बात हुई है, लेकिन कराची वाले कह रहे हैं सर कि हर हुकूमत में वादे बहुत होते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो इस बार आप बता सकते हैं कि वाकई कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है या फिर वही हमेशा की तरह जो है हुकूमत आप लोगों को लॉलीपॉप दे देती है और आप लोग बात सुनकर आ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना। MQM ने हमेशा की तरह जो हर साल बजट से पहले अपनी तजावीज़ हुकूमत के सामने रखती है, इस दफ़ा भी रखी है। और जिसपे देखे जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनकी डेवलपमेंट और उनके मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से बात की है। जो MQM देखें, सूबाई हुकूमत तो MQM के पास नहीं है, लोकल गवर्नमेंट भी नहीं है। तो कराची के हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, मीरपुर खास, नवाबशाह, इन यहाँ के लोगों के मसाइल हल कैसे होंगे? यहाँ के लोगों के मसाइल सड़कों से वाबस्ता है, पानी से, पीने के पानी से वाबस्ता है, सीवरेज के मसाइल से वाबस्ता है, नौकरियों से वाबस्ता है, इन तमाम चीजों से वाबस्ता है। तो MQM तो इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवामी तौर पर रखती है और हुकूमत के सामने भी रखती है। इसीलिए कल दो दिन पहले जो है वो MQM ने वजीर आज़म साहब से ये गुजारिश की है कि इस बजट के अंदर, जिस तरह से पहले 2 बजट के अंदर भी कराची पैकेज, हैदराबाद पैकेज और इन तमाम पैकेजेस के नाम के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने MQM को फंड अलॉट किया, और उसके ऊपर देखें आपके कराची में, हैदराबाद और सिंध के दूसरे शहरों के अंदर काम हो रहा है। जहाँ जहाँ MQM के वहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। सालों पर नहीं हो रहा, चंद माह के अंदर वो काम कंप्लीट भी हो रहे हैं। वो सालों पर मबनी काम नहीं है कि वहां से ठेकेदार चला जाए, कोई कोर्ट में चला जाए, कोई और इशूज पेचीदा मराइल से नहीं गुजर रहे, काम डेवलपमेंट के हो रहे हैं। उस सिलसिले में गुजारिशात दी हैं और वजीर आज़म साहब ने चूंकि हमें इसकी यकीन दहानी भी कराई है कि इन बजट तजावीज़ को जो है वो इस साल जो है वो भी कैटर किया जाएगा और हमारे इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हसन साबिर साहब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था कि बजट से पहले आप लोगों ने उस सभी तजावीज़ पेश की गई थी, लेकिन जब बजट आया तो उसमें कोई एक तजावीज़ भी आप लोगों की पेश करदा उसमें इंक्लूड नहीं की गई थी, शामिल नहीं की गई थी, जिसपे बड़े सीखपा हुए थे, जिसपे बड़े नाराज हुए, बड़े नाराज नजर आए फारूक सत्तार साहब भी। तो इस बार क्या वाकई आप लोगों की पेश करदा तजावीज़ जो है वो शामिल की जाएंगी बजट में? वाकई कराची को, ज़ाहिर है आप लोग कराची को ओन करते हैं, कराची का मुकदमा भी आप लोग कहते हैं आप लोग लड़ते हैं, हमने देखा भी असेंबली के फ्लोर पे आप लोग बात करते हैं। तो सर क्या वाकई वो वादा वफा करेंगे इस दफ़ा हुकूमत?
नहीं, मैं इसमें गुजारिश करूं, ऐसा नहीं है। 2024 और 25 के बजट पे जो है वो 15 अरब रुपए कराची को अलॉट किए गए, हैदराबाद को 5 अरब रुपए अलॉट किए गए। लेकिन 2025 और 26 के बजट में जो है वो थोड़ी सी उन्होंने कटौती की थी, जिसके ऊपर एहतजाज किया एमक्यूएम ने। 10 अरब रुपए के पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन उसको 7.5 अरब रुपए के ऊपर लेके कम कर दिया गया था। वो हालात के पेश नजर उन्होंने कम किया था। वो लास्ट ईयर की बात है, इस बजट की बात है। आप लोग बड़े नाराज नजर आए थे। 2024-25 के बजट के जो पैसे हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। 2025-26 वाले में से कुछ कमी हुई है, जो आधे हुए 15 अरब की जगह 7.5 अरब हुए। और लेकिन इस 25 और जो 26-27 का बजट है, इसमें भी इंशाल्लाह ताला पैसों की अलॉटमेंट होगी। K4 के मंसूबे के ऊपर देखें, एमक्यूएम ने काम किया है। K4 के ऊपर 24-25 पे जो 30 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने जारी किए, और 2025-26 में भी जो है वो 30 अरब रुपए का इजरा किया गया। तो 26-27 के बजट में भी हमने गुजारिश की है कि इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली जो है अपने कंसर्न शो करे और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जो अनट्रीटेड वाटर जो है वो कराची का तमाम जो समंदर के अंदर गिर रहा है, जिसकी वजह से आलूदा पानी जो है वो समंदर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। उस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी बात की है कि कराची को एक बेहतर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दिया जाए। उस पर फेडरल गवर्नमेंट एग्री कर रही है, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अर्बन सिंध के जो एरियाज हैं उनकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात है, जो पिछले 2 बजट में भी सुनी गई है और इस दफा भी सुनी जाएगी। ठीक है। अच्छा नजमी आलम साहब, मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के जो बढ़ते राब्ते हैं, ऑब्वियसली राब्ते शुरू हो गए, तो क्या वाकई कोई नई सियासी जो है अंडरस्टैंडिंग बन रही है, या ये सिर्फ हुकूमत पर आप लोग प्रेशर डालने की सियासत है आप लोगों की तरफ से? क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा बात करते रहना चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स का एक नया अंदाज पाकिस्तान में खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराया कि बात नहीं करूंगा, ये कोई पॉलिटिकल सोच नहीं, अप्रोच नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि एमक्यूएम जाके वजीर आजम से मिली, एमक्यूएम का राइट है, वो हुकूमत में है कि वो जहां पे भी उनकी फॉलोइंग है वहां के लोगों के लिए बात करें। अच्छी बात है, इन्होंने की और उनको बजट मिला और मिलना चाहिए। इस पे तो कोई डिबेट की बात नहीं हो सकती। ठीक। मौलाना फजल रहमान भी मुल्क की एक अहम सियासी पार्टी के हेड हैं। उनसे पीपल्स पार्टी का हमेशा रवाबित रहे हैं। हम उनके साथ ARD में भी रहे हैं और जगहों पे भी रहे, तो उनसे बात करना कोई नहीं है। और अगर कोई इशू आएगा तो अच्छी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो। एमक्यूएम से भी बात हो सकती है इस पे, फजल रहमान साहब से भी। हम बातचीत पे यकीन रखते हैं, दरवाजे बंद नहीं करते किसी से भी। ठीक। हसन साहब, आप लोग ऑब्वियसली हुकूमत में भी हैं, नाराज़ भी दिखाई देते हैं, अपोजिशन पर तनकीद भी करते हैं। कभी कभी लगता है कि एमक्यूएम पर हर दरवाज़ा जो है वो खुला रखना चाहिए। सर क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एमक्यूएम तो कभी सियासी अंदाज में गुफ्तगू करने से कभी गुरेज नहीं करती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से बात करने की हो, चाहे PMLN से हो, चाहे PTI से हो। तमाम पॉलिटिकल सिस्टम के तहत काम करती है एमक्यूएम। एमक्यूएम एक पाकिस्तान की एक मुदब्बराना सोच के साथ काम करती है। अवामी मसाइल के हल के लिए हर फोरम के ऊपर बात करती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी पाकिस्तान की पार्टीज हैं। इस पाकिस्तान में रहकर आइन के तहत, तमाम सोच के तहत काम करते हैं। तो इसमें एमक्यूएम की भी कभी सोच में नहीं आया कि किसी पार्टी के लिए दरवाजा कभी भी बंद नहीं किया। हर पार्टी के साथ बात करते हैं। इवन ये कि देखें, सिंध के अंदर एमक्यूएम अपोजिशन में है, लेकिन ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी से बात नहीं करते। पीपल्स पार्टी से बिल्कुल बात करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करके बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दें। अवामी मसाइल का हल उनके इख्तियार में मौजूद है। इस वक्त वो इख्तियारात अपने अगर भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें तो वो मसाइल को हल कर सकते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि ये झंडा सिर्फ हमें ही लगाना है, ये झंडा पीपल्स पार्टी लगाए, लोगों के मसाइल तो हल कर दे। लोगों के मसाइल हल होंगे। आज मेयर भी इनके पास है, वजीर आला गुज़िश्ता 17-18 साल से इनके पास है, सूबा इनके पास है। मसाइल हल होंगे लोगों के, तो लोग जो है वो मुतमईन होके किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ जाएंगे, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम को सोचते रहेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज को लानतान करते रहे। इससे बेहतर है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करें। वो तमाम पार्टीज को अपनी जिम्मेदारी से करना चाहिए। एमक्यूएम भी उसी जिम्मेदारी से अपनी काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए जहां तक हो सकेगा आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हसन साहब, एमक्यूएम हमेशा शहरी सिंध के हुकूक की बात करती रही है, और तो आप लोग समझते हैं कि इस बार आपने हुकूमत को
साफ कह दिया है कि अगर कराची को हिस्सा ना मिला तो बजट पर मुश्किल खड़ी हो सकती है, आप लोग कोई टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा, हम जितनी बजट की बात करते हैं उस हद तक तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही होती, इसलिए क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास भी उतना पैसा नहीं है। अब आप देखें, ये डिबेट तो मौजूद है ना कि एनएफसी के जरिए जो सूबों में तकसीम होता है सारा टैक्स का पैसा, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या चीज रह जाती है, कितना कितना टैक्स उनके पास, कितनी कलेक्शन होती है, और वो डेट्स क्लियर करना, दिफाई बजट पर पैसा इस्तेमाल करना, पेंशन के ऊपर देना, जितने जितने ऐसे इदारे जिनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट नुकसान उठा रही है उनकी अदायगियां करना, उनकी सैलरी देना, उसके बाद अगर डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना हो तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के अंदर सोच के बात करते हैं। हम बात जरूर करते हैं कि अगर 15 अरब रुपए कराची पर खर्च करने तो 15 अरब रुपए कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है इतने बड़े शहर के लिए। 5 अरब रुपए बहुत बड़ा फिगर नहीं है हैदराबाद शहर के लिए, लेकिन कुछ रिलीफ लेने के लिए, शहरियों को कुछ सुकून का सांस देने के लिए, वो थोड़े बहुत पैसे भी अगर साल भर के अंदर इस शहर के अंदर लगना शुरू होते हैं तो कुछ तो सुकून का सांस शहरियों को मिलता है, कुछ एरिया तो बनने शुरू होते हैं, कुछ एरिया डेवलप होने। आप ये देखें कि इस शहर कराची के अंदर जहां जहां एमक्यूएम की नुमाइंदगी है नेशनल असेंबली के अंदर, उन एरियाज के अंदर काम हो रहा है, उन एरियाज के अंदर लोगों को नजर आ रहा है काम होता हुआ, और काम ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है कि जैसे वो काम जब शुरू होना है वो खत्म भी होके दे रहा है। वो ऐसा नहीं हो रहा कि वो लेंथी काम हो रहा है, वो सालों पर मुहित हो रहा है, 4-4, 5-5 साल नहीं चल रहा वो काम। वो 2 से 3 माह में, 4 माह के अंदर एक शफाफ अमल के जरिए, वो पीआईडीसीएल के जरिए, वो एक ओपन टेंडर के जरिए वो सारी काम अमली जमा बना रहे हैं। कोई करप्शन का पहलू उसके अंदर, कोई चैलेंज के साथ हम उनको कह सकते हैं, किसी को भी, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, किसी भी पार्टी को ये कहने के लिए तैयार है कि वो इसमें एक करप्शन का एक पैसा भी अगर साबित करना चाहें, दिखाना चाहें, बताना चाहें तो मंजर पे ले आए। जहां देखें, जहां करप्शन कंट्रोल करेगी पार्टी ने हमारे करप्शन को बिल्कुल 0 टॉलरेंस पे रखा हुआ है, और आज से पहले भी कभी करप्शन का कभी इल्जाम एमक्यूएम पर नहीं लगा है। तो करप्शन नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला काम करके देंगे तो अवाम के मसले हल हो जाएंगे। ठीक। नजमी आलम साहब, 28वीं तरमीम लाने पर अगर हुकूमत जो है वो जिद करती है तो क्या पीपल्स पार्टी आखिरी हद तक मुज़ाहमत करेगी? पीपल्स पार्टी का जो आपने जैसे कहा, नासिर शाह साहब ने बिल्कुल वाजे दिया है कि अगर सूबाई खुदमुख्तारी को या एनएफसी अवार्ड को सूबों का शेयर कम करने की बात की गई, या कोई और ऐसी चीज करने को जिसको हम समझते हैं कि माजी में 1 यूनिट बनाकर हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, जिसका नतीजा हमें आगे चल के बांग्लादेश की सूरत में नजर आया। आप ऐसी कोई काम नहीं करने की जरूरत है। देखिए, हमारे 2 सूबों में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, बलूचिस्तान और केपीके में दहशतगर्दी। अब अगर हम खुदा ना खास्ता सूबा सिंध में भी इंडिया, हम कह रहे हैं कि उन दोनों जगह पे इंडिया का हाथ है, घर का बॉर्डर तो उनके साथ लगा हुआ है, कोई ऐसा काम ना हो कि यहाँ पर एक अगर पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो कि सिंधी कौम परस्तों के सामने जो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाते हैं, पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है, कोई और नहीं खड़ा हुआ उनके सामने। अब अगर हम उनको ऐसी बात करके क्यों मौका दें कि कहीं खुदा ना खास्ता ये सिंधी कौम परस्त जो कि पाकिस्तान ना खप्पे के नारा लगाते हैं, ये बलूचिस्तान के लोगों से हाथ मिलाएं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक बात है। हमको बहुत सोच समझ के ये फैसले करने हैं कि किसी तरह मुल्क के अंदर जो 18th अमेंडमेंट के जरिए मुल्क में पहली दफा सूबों को हकूक दिए गए और लोगों में इत्मीनान आया, उसको हमें, ठीक है, जो मेरे शायद एमक्यूएम के दोस्तों से कुछ बात पे इत्तेफाक ना करें, लेकिन हो सकता है कि उसको हम मजीद बेहतर कर लें। लेकिन अगर जो दिए हुए हकूक सूबों से वापस लेने की कोशिश की, ये फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है। क्यों उन्होंने एजुकेशन का डिपार्टमेंट, हेल्थ का डिपार्टमेंट अपने पास रखा हुआ है, जबकि 18 अमेंडमेंट के बाद वो सूबों को ट्रांसफर हो जाना चाहिए था? नहीं, क्यों रखा हुआ है अपने ऊपर? क्यों खर्चा आपने रखा हुआ है? सूबों को दे दें। आपका हेल्थ और एजुकेशन आपने रखा हुआ है, उस पर अरबों रुपए क्यों खर्च कर रही है फेडरल गवर्नमेंट? अगर एफबीआर अपने टैक्सेस प्रॉपर नहीं जमा कर पाती, अपने टारगेट नहीं अचीव कर पाती, तो इस सूबों का कसूर नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है, एफबीआर का कसूर है कि वो जो इदारे नुकसान में जा रहे हैं उनको अगर सही नहीं कर पाते तो ये फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है। उसको सूबों को तो उसके बदले कि जी हम वो नहीं कर पा रहे इसलिए आपके पैसे ले रहे हैं हम।
नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक ठीक। अच्छा हसन साहब, कराची पूरे मुल्क को चलाता है, ये ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मगर आज भी कराची की आवाम कराची पानी, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरस रहा है। आखिर इत्तेहादी बनने का फ़ायदा कराची को कब मिलेगा? दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी साजिद जावेद साहिबा ने कहा कि जी ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि कराची में उन्होंने सारे जो इस वक्त जो भी काम चल रहा है उसको उन्होंने गिनवा दिया। उन्होंने कहा कि जी ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है। दूसरी जानब हम ये भी सुनते हैं कि जी कराची जो है वो पेरिस जैसा है, तो वो ज़रा उसकी निशानदेही कर पाएंगे आपके ये कहाँ है पेरिस कराची में? हमें भी ज़रा देख के तशफ़ी हो जाए। पेरिस है जी, कराची पाकिस्तान का पेरिस है। सर खुदा का वास्ता नजमी आलम साहब, अल्लाह को माने, अल्लाह को माने। मैंने कहा है, मैंने फ्रांस का पेरिस नहीं कहा, पाकिस्तान का पेरिस का। तो सर पाकिस्तान का पेरिस पेरिस जैसा तो बना दे नजमी आलम साहब। पाकिस्तान का कराची रहने दें इसको, पाकिस्तान का कराची रहने दें। ठीक है नजमी साहब, हसन साहब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, सर आप इसका जवाब दे दें। जी देखें, पाकिस्तान का कराची बना दें इसको, बड़ी मेहरबानी। पेरिस का मुकाबला तो बाद में कर लेंगे, पहले पाकिस्तान का कराची बना दें। एक पाकिस्तान का कराची बन जाएगा, हम बहुत सारे पेरिस को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन बराए मेहरबानी इसको करा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन साबिर साहब आपका और नजमा आलम साहब आपका, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म करने का कहा जा रहा है, टाइम बहुत शॉर्ट था। लेकिन बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।